हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आपसे बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का पहला अध्याय जो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसका यह तीसरा वीडियो है। तो इससे पहले आपने दो वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाइए उनको जरूर देखिए। तो आज के इस वीडियो में हम कौन से टॉपिक को पढ़ने वाले हैं तो याद रखेंगे, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अच्छी स्थिति के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अभी से आप इसको तैयार कर लीजिए क्वेश्चन को, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है अच्छी स्थिति, एक होता है निरक्षीय स्थिति। तो जो भी स्टूडेंट डेरिवेशन से चिंतित रहते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। कुछ भी आपको डेरिवेशन में समझ में नहीं आता है तो ध्यान से यहाँ पर 10 से 15 मिनट आप दीजिए, आपको बहुत ही आसानी तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है अच्छी स्थिति के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना। तो सबसे पहले आपको एक फिगर हम बना रहे हैं, इसको आपको समझना है, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। तो देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पर दो बिंदु लेते हैं। एक बिंदु है ए और एक बिंदु है बी। ए पर हम प्लस क्यू आवेश लेते हैं और बी पर माइनस क्यू आवेश लेते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ये दो बिंदु हैं ए और बी। ए पर प्लस क्यू आवेश, बी पर माइनस क्यू आवेश। अब इन दोनों को हम मिला देते हैं। उसके बाद इन दोनों आवेश, एक है प्लस क्यू आवेश, एक है माइनस क्यू आवेश, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2L है। ठीक है। अब इन दोनों आवेशों के मध्य क्या होता है, एक उदासीन बिंदु होता है जो है O। तो इतना आपको याद रखना है। उसके बाद आता है कि अच्छी स्थिति किसे कहते हैं। तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली जो अक्ष होता है, दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली जो अक्ष होता है, उस अक्ष को ही हम क्या कहते हैं, अच्छी स्थिति कहते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है अच्छी स्थिति के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो यही तो है अच्छी स्थिति। तो अब इसी अच्छी स्थिति के मान लेते हैं कि इस बिंदु पर, यहाँ पे एक मान लेते हैं बिंदु P है, तो इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो आपको समझना चाहिए कि जहाँ जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है, वहां पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एकांक धन आवेश है। याद रखेंगे, एकांक धन आवेश है। तो अगर यहाँ पर एकांक धन आवेश है तो आपको याद रखना है यहाँ पर एकांक धन आवेश है। अब थोड़ा सा एक और बात याद रखेंगे कि उदासीन बिंदु O से एकांक धनावेश के बीच की जो दूरी होती है उसको हम मान लेते हैं कि वो R है। तो इतनी बात आपको लेकर चलना है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी यदि 2L है तो ये भी आपका L हो जाएगा, क्योंकि ये L और ये भी L हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो आशा करते हैं कि ये जो फिगर है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमने क्या बताया, मैं एक बार और बोल दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए, ऐसे लिखिए। आप क्या समझे हैं कि हमने दो बिंदु लिया है, एक है बिंदु A और एक है B। A पर प्लस क्यू आवेश, B पर माइनस क्यू आवेश। इन दोनों बिंदुओं के माने दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। उसके बाद इन दोनों आवेशों के बीच एक उदासीन बिंदु होता है और उदासीन बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर एकांक धन आवेश क्या है, उपस्थित है। तो अब थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पर एकांक धन आवेश है और यहाँ पे ऋणात्मक आवेश है। तो ये क्या करेगा, ये ऋणात्मक आवेश इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इस आकर्षण के कारण यहाँ पे कौन सा बल लगेगा, यहाँ पर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी। मतलब यहाँ पर माइनस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E माइनस क्यू हो जाएगी। और ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो इसके ये क्या करेगा, ये वाला आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा, मतलब दूर हटाएगा। तो ये प्रतिकर्षित करने का चिन्ह हो गया। और यहाँ पर कौन सा लगेगा, यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E प्लस हो जाएगा, E प्लस क्यू। मतलब क्या हुआ कि प्लस क्यू के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हमने लिख दिया। तो सबसे पहले अब हम गणना करेंगे कि इस पर मतलब माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तब यहाँ से हमारा गणना स्टार्ट होता है। इससे पहले आप इतने शब्द को अपने जो क्या होता है अपने भाषा में आपको लिखना है। जैसे क्या लिखेंगे, मैं बोल भी दे रहा हूँ, ऐसे आप लिख सकते हैं।
आप लिखेंगे कि माना दो बिंदु ए तथा बी है, ए पर प्लस क्यू आवेश, बी पर माइनस क्यू आवेश है तथा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है तथा इन दोनों आवेशों का बीच एक उदासीन बिंदु है जो है उदासीन बिंदु O है तथा उदासीन बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर एकांक धनावेश उपस्थित है। कम से कम आपको इतनी बातों को आपको लिखना है, अदरवाइज आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ का नोट्स भी मिल जाएगा इसका, तो आप जरूर वहां से ले लीजिएगा। केवल आपको पहले समझ जाइए, ठीक है, उसके बाद आप उसकी चिंता मत कीजिए, ये सब हम लिख कर आपको देंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम इसकी गणना करेंगे, तो हम लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ठीक है। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम फॉर्मूला जानते हैं, = 1/4πε0 Q/r², ये फॉर्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ये फॉर्मूला पीछे हमने पहले वीडियो में ही पढ़ाया है, तो यदि आप पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। तो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे लिखेंगे, तो माइनस क्यू आवेश के लिए निकाल रहे हैं तो E माइनस क्यू लिखेंगे और उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4πε0, ठीक है। और यहाँ पर भी Q है तो Q की जगह पर हम Q लिखेंगे। R का मतलब क्या है, यहाँ पे R है दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, तो यदि हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है तो हमें पता है कि P से O तक की दूरी है R और B से O तक की दूरी है L, तो यदि R में से L को घटा देंगे तो हमें इतनी दूरी मिल जाएगी, तो R माइनस L लिखेंगे, तो R माइनस L लिख कर इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि इस पर स्क्वायर है तो इस पर हमने स्क्वायर कर दिया और इसको हम समीकरण फर्स्ट मानेंगे। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। और इसको थोड़ी सी दिशा आप दिशा देंगे कि किधर से किधर दिशा है, दिशा है P से B की ओर, तो हम लिख देंगे PB दिशा में। आप चाहें तो इसके जगह पर आप सीधा AP का स्क्वायर लिख सकते थे, मतलब हमने थोड़ा सा आगे आपको शॉर्ट में, अगर अभी इसके बाद यही लाइन लिखेंगे, थोड़ा सा आप कहेंगे कि बहुत शॉर्ट में कर दे रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें PB, ये क्या हो स्क्वायर ऐसे कर देंगे, क्योंकि इतने ही दूरी चाहिए ना, तो P से B तक की दूरी हमने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब वही बात हम लिखेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट में हमने कर दिया था। अब यहाँ से अब PB की दूरी कितना है, तो R माइनस L कर देंगे, तो R माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद इसको हम समीकरण फर्स्ट ना लेकर यहाँ पे इसको समीकरण फर्स्ट कर देंगे और P से B की दिशा में हम दिखा देंगे, ठीक है, क्योंकि टीचर को भी मतलब ऐसा लगना चाहिए कि हाँ आपने समझा है, इसलिए पूरा हमने शॉर्ट में नहीं किया, इतना आपको लिखना है। तो आपने समझ गया, सबसे पहले हमने क्या निकाला, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला निकल गया, तो इसको आप समीकरण फर्स्ट मानेंगे और इसको आप एक तरीके से बॉक्स में बंद कर देंगे। अब हमारा दूसरा कार्य होगा कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो अब हम लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। समय लगे पर हम एक एक बात समझेंगे। तो अब इसके कारण निकालना है तो केवल हमें क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे E हम क्या लिखेंगे, E प्लस क्यू, कहें कि प्लस क्यू आवेश के लिए निकाल रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो 1/4πε0 और उसके बाद Q है तो Q ही हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी Q है। याद रखेंगे यहाँ पे माइनस है तो ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ पर माइनस हम रखेंगे, क्योंकि हम परिमाण में ले रहे हैं, ये नहीं सजाती है विजातीय, तो इस पर आपको नहीं लेना है। तो यहाँ पे आवेश है तो हमने Q लिख दिया। अब R मतलब यहाँ से P से Q तक की दूरी चाहिए, तो P से हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है R और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है L, तो R प्लस L कर देंगे तो मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे पहले P से A तक की, P A का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, P से A का होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसको थोड़ा सा हम आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे शॉर्ट में हम ज़्यादा नहीं करेंगे।
अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा ई प्लस क्यू इक्वल टू 1/4πε0 और क्यू ऑफ पी ए, तो P से A तक की दूरी चाहिए तो R प्लस एल कर देंगे, तो R प्लस एल का होल स्क्वायर कर देंगे, इसको समीकरण सेकेंड ले लेंगे। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण सेकेंड। तो अब ध्यान दीजिएगा, हमने सबसे पहले निकाला माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके बाद प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल दिए, मतलब इसका मान भी निकाल दिए, इसका मान भी। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे तो इस बिंदु P पर दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिखाई दे रही है, एक इस दिशा में लग रहा है, एक इस दिशा में। तो हम जानते हैं कि फिजिक्स में बताया जाता है कि यदि एक बिंदु है और उस पर दोनों दिशाओं में बल लग रहा है, यदि कोई एक बिंदु हो और उसके इस दिशा में और इस दिशा में, ठीक है, एक बिंदु हो दोनों दिशाओं में बल लग रहा है, तो इनका परिणामी बल निकालने के लिए एक बल में से दूसरे बल को घटा देते हैं। परिणामी बल निकालने के लिए एक बल में से दूसरे बल को घटा देंगे। उसी प्रकार यहाँ पे परिणामी तीव्रता निकालने के लिए हम एक तीव्रता में से दूसरे तीव्रता को घटाते हैं। परंतु अब ये सवाल आता है कि घटा तो देंगे परंतु किस में से किसको घटाएंगे, तो हम जानते हैं कि अधिक वाले में से ही तो कम वाले को घटाते हैं ना। तो अधिक जो बल लगेगा, अधिक मतलब जहां पर तीव्रता होगी उसमें से कम वाली तीव्रता को घटाएंगे। तो अब हम इतना जान गए कि अब हमें चूंकि परिणामी तीव्रता निकालनी है, परिणामी तीव्रता, और परिणामी तीव्रता क्या कैसे निकलेगी, तो अधिक वाली तीव्रता में से कम वाली तीव्रता को निकालना है। तो परिणामी तीव्रता हमने ई लिख दिया, और अधिक तीव्रता इसमें कौन है, ये वाला मान अधिक है कि ये वाला। तो आप देखिए तो यहाँ पे है माइनस नीचे में, यहाँ पे है प्लस, तो इससे जाहिर होता है कि माइनस है तो ये वाला बड़ा होगा, ठीक है, और जो प्लस होता है यदि हर में तो वो छोटा होता है संख्या। यदि ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप सोचिए कि ये वाला आवेश इस आवेश के पास है तो यहाँ पर आकर्षण बल क्या होगा, तेजी से अधिक लगेगा, और ये आवेश दूर है तो इस आवेश के कारण यहाँ पर मतलब बल क्या लगेगा, कम लगेगा। तो यहाँ पे बल लग रहा है अधिक, तो यहाँ पर इस बिंदु पर क्या होगा, तीव्रता भी अधिक लगेगा। तो इस तरह से ये वाली तीव्रता क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस की माइनस क्या लिखेंगे, ई माइनस क्यू, और माइनस क्या लिखेंगे, ई प्लस क्यू, ये हम लिखेंगे। अब उसके बाद अब हम घटाएंगे, तो अब इसका मान हम पुटअप करेंगे। तो यहाँ से अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि इसका मान हम लिखेंगे 1/4πε0 क्यू बाई R माइनस एल का होल स्क्वायर, और हम क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, और इसका मान लिखेंगे 1/4πε0 क्यू बाई R प्लस एल का होल स्क्वायर। इतना हमने रख दिया। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इस वाले पद में 1/4πε0 क्यू है, और इस वाले पद में भी 1/4πε0 क्यू है। तो दोनों पदों में से हम 1/4πε0 क्यू को कॉमन कर लेंगे, ठीक है। अभी कॉमन हम क्यों कर रहे हैं इसको हम अभी आगे देखेंगे। तो यदि हम इतने को कॉमन करते हैं 1/4πε0 इंटू क्यू को कॉमन करते हैं तो इधर क्या बचता है, अब इधर केवल आपके पास बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, R माइनस एल का होल स्क्वायर बचेगा, और इधर माइनस, और यहाँ पे भी क्या बचेगा, 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर बचेगा, यही ना बचेगा। अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर है R प्लस एल, R माइनस एल, यहाँ पे है R प्लस एल, होल स्क्वायर है उसको छोड़ दीजिए। एक हम फॉर्मूला जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर a प्लस बी और यहाँ पे a माइनस बी दोनों में गुणा है, तो हम इसको चाहें तो इसको आगे इसको पीछे भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, क्योंकि 3 गुणे 2 लिखे तब भी 6 ही आएगा, और 2 गुणे 3 लिखे तब भी 6 ही आएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे स्क्वायर को अगर हम भूल जाते हैं तो R माइनस एल इंटू R प्लस एल है, इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, इनका एलसीएम आएगा, यदि हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो हमें मिलेगा 1/4πε0 इंटू क्यू, इनका एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा, R माइनस एल
मतलब आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये एलसीएम आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला से आया है। जैसे कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जब होल स्क्वायर था तो हमने ऊपर होल स्क्वायर एक दे दिया है। ठीक है, यदि ऐसे समझ में आता है तो ऐसे समझ लीजिए, या आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है, चलिए बहुत से कमजोर भी स्टूडेंट हैं तो उनके लिए क्या है ऑप्शन कि यदि एलसीएम नहीं लेने आता है तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आपको कर देना है आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इस प्रकार तो आप कर सकते हैं। एलसीएम हमने ले लिया, अब इससे ये वाला कट जाएगा तो ये वाला एक में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये सॉरी हाँ आर प्लस एल का होल स्क्वायर आएगा, और उसके बाद बीच में माइनस है तो माइनस देंगे, और उसके बाद इससे ये कट जाएगा तो ये वाला एक में गुणा कराएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ये आएगा। इतना आ गया। अब आप इतना जानते होंगे कि आर मतलब ए प्लस बी, यदि आर को ए लेते हैं और एल को बी लेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 4ab। ये आप जानते हैं ना, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, और ए की जगह पर हम क्या लिखेंगे आर लिखेंगे, और बी की जगह पर एल लिखेंगे, तो मतलब हम क्या लिखेंगे 4RL, यही ना लिखेंगे। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इतना लिख देते हैं, डायरेक्ट हम यहाँ पे इतना लिखेंगे कि 1/E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू, और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या 4RL, ये लिखेंगे। और नीचे यदि आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो अब थोड़ा सा यहाँ पे ये ध्यान देंगे, तो अब इन दोनों का हम गुणा कराएंगे ना, तो आप गुणा करा कर देख लीजिएगा। ये तो फॉर्मूला से हम जानते हैं कि आर स्क्वायर और क्या होता है माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है। आप गुणा करा कर देख सकते हैं। ठीक है, यदि आपके पास समय हो तो, या आप क्या करेंगे इन दोनों का फॉर्मूला ही मान लीजिएगा, ये फॉर्मूला ही है। ठीक है, वास्तव में ये फॉर्मूला ही है, फॉर्मूला से ही ये आया है, इसका फॉर्मूला होता है ये, तो हमने डायरेक्ट ये लिख दिया। अब आप इसको याद कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, तो यहाँ पे क्या आप ध्यान देंगे कि इस वाले को 4 को हम 2 में तोड़ेंगे, मतलब इसको हम चाहें तो 1/4πε0, ये क्यू इसमें गुणा कराएगा, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2QL इंटू 2R। थोड़ा सा समझिएगा इस प्रकार हम क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं कि नहीं, मतलब ये Q इसमें गुणा करा दिया तो 4RLQ होता, परंतु हमने लिखा है 2QL इंटू हमने लिखा है 2R लिखा है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे हुआ है, तो ये 2 में 2 का भी गुणा कराएंगे तो 4 हो जाएगा, और उसके बाद RQL ये सभी गुणा में ही है, तो इसके जगह पर हम चाहे तो इतना लिख सकते हैं या इतना भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों किया, तो हम जानते हैं कि P इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है 2QL। अब ये फॉर्मूला कैसे आया ये सब हमने पीछे पढ़ा दिया है, तो यदि आपने नहीं पढ़ा तो जरूर आप पीछे की वीडियो को देखिएगा। तो हम 2QL की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। यहाँ पे 2QL है तो वहाँ पे हम P लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे P, तो E इक्वल टू हम लिखेंगे 1/4πε0, और यहाँ पे हम लिखेंगे P, और यहाँ पे 2R है तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, 2 हम आगे लगा दे रहे हैं, R को पीछे। और यहाँ पे यदि यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो ये जो क्या है, यहाँ पर आप इस प्रकार थोड़ा सा लिख लेंगे, एक कंडीशन होता है कि यहाँ पे जो क्या है आप देखेंगे तो ये R की दूरी अधिक है, और ये L जो है ये बहुत ही छोटा दूरी है, और ये बहुत ही बड़ा दूरी है, तो इसकी तुलना में ये बहुत ही कम होता है। मतलब R क्या है वो बहुत ही अधिक है L की तुलना में, इसलिए जो ये L है L स्क्वायर, इसको हम नगण्य मानते हैं और इसको हम छोड़ देते हैं। तो जब हम छोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो शून्य हो जाएगा, तो ऊपर नीचे हमें क्या बचा, नीचे हमारे पास बचा R स्क्वायर का होल स्क्वायर बचा, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 दूना 4, मतलब R के पावर हम 4 लिख सकते हैं, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं R के पावर 4। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे तो एक R से यहाँ पे 4R है, तो उसमें से एक R कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा, तो थोड़ा सा जगह ना होने के कारण मैं इस R को मिटा कर यहाँ पे 4R है तो यहाँ पे हम 3R लिख सकते हैं।
लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और यही आपका निकल गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। ठीक है, यही निकल गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। ठीक है, तो प्रूफ हमने लिख दिया है। अभी आप थोड़ा सा मैं देख लूँ नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं, तब तक आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक, तो आशा करते हैं आपने ले लिया होगा। तो इस प्रकार ये आया है। मैंने पूरी कोशिश किया कि आपको समझ में आए, और थोड़ी सी लाइन मैंने गैप किया है। तो लाइन क्यों गैप किया है? क्योंकि क्या है, जगह भी कम है और थोड़ी शॉर्टकट तो चलती है। इतना आप क्लास 12th में चले गए हैं, इतना नहीं करेंगे तो ये 2-3 पेज में चला जाएगा। तो इसको आपको पूरा बाकायदा आपको लिखना है, अच्छे से आपको समझाना है। मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश किया है कि आपको अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला समझ में आ जाए। तो यदि आपको समझ में आया है तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि आप प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई कीजिए। इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है फिजिक्स का, तो उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको चैप्टर वाइज सीक्वेंस में वीडियो मिलेगा जो भी अभी तक हमने पढ़ा दिया है। तो वो सभी को आप जाकर पार्ट 1 पार्ट 2 करके पढ़िए। पता नहीं आप कब वीडियो को देख रहे होंगे, ठीक है, हो सकता है कल ही देखें, या हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद देखें, या 2 महीने 4 महीने, या हो सकता है कि 3 साल 2 साल बाद भी देखें। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि प्लेलिस्ट में लिंक है, आप जब भी देखिएगा तो प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई कीजिएगा। जब उस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो आपको चैप्टर वाइज सभी वीडियो में मिलेंगे और आपको एक एक बात समझ में आएगा। ठीक है, अदरवाइज यदि आपको इसका जो क्या चाहिए, PDF चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो वहाँ से आप PDF भी ले लीजिए। अदरवाइज निरक्षीय स्थिति पढ़ना है तो आप या तो जो प्लेलिस्ट है उस पर क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं, लिंक दिया गया है नीचे, या आप केवल लिखेंगे निरक्षीय स्थिति ब्रदर सर तो आपको वीडियो मिल जाएगा, तो वहां से भी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।